तो DBMS का 13th लेक्चर और डिस्कस कर लेते हैं नेस्टेड क्वेरीज को। तो दो तरह की नेस्टेड क्वेरीज होती हैं, एक तो कोरिलेशन के बिना और एक कोरिलेशन के साथ। ठीक है, तो नेस्टेड क्वेरी विदाउट कोरिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये जो है इंडिपेंडेंट है। देखो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी निकाल रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में से, जहाँ पे सैलरी जो होगी वो मैक्सिमम सैलरी होगी एम्प्लॉय की, तो ये मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय निकालेगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये बॉटम को पहले करेगा, उसके बाद टॉप को चेक करेगा। तो ये इनर क्वेरी जो है इंडिपेंडेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे ही मैंने मैक्सिमम सैलरी निकाली, जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी के बराबर आ गई वो एम्प्लॉय पकड़ लेंगे हम, तो ये जो है कोरिलेशन नहीं है इन दोनों में। ठीक है, इनर और आउटर क्वेरी में समझ में, पहले बॉटम होगा फिर टॉप होगा, तो बॉटम टॉप अप्रोच होगी। सेकंड है कि इनर क्वेरी कंप्यूट्स ओनली वंस, एक ही बार कंप्यूट होती है। अभी तुम्हें समझ में आएगा जब मैं विद कोरिलेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रॉम, वेयर और हैविंग जो है वो इनर क्वेरी का यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो गुड फॉर सिंपल क्वेरीज, सिंपल क्वेरीज में ये हेल्प करती हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में फास्टर ही होती हैं। देखो नेस्टेड क्वेरीज विद कोरिलेशन देखना, कोरिलेशन है ठीक है, कैसे कि हमारे पास आर है, ये एस है, ये दो हमें रिलेशन दे रखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर वेयर। ठीक है, वेयर के अंदर क्या करा हमने, कंडीशन डाल दी, वेयर समथिंग इज स्मॉलर देन 2। अब देखो समझ में आ रहा होगा, वेयर समथिंग इज स्मॉलर देन 2 मतलब यहाँ पे कोरिलेशन लगने वाला है। देखो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एस वेयर आर डॉट ए, अब ये आर डॉट ए दिख रहा है, ये यहीं से आर से हमने यूज़ करा है, तो देख रहे हो इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी में क्या है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, है ना। इनर क्वेरी यूज़ कर रही है, ये इनर क्वेरी है या आउटर क्वेरी है, तो इनर क्वेरी क्या यूज़ कर रही है, आउटर क्वेरी का एट्रीब्यूट आर का यूज़ कर रही है ना, ग्रेटर देन एस डॉट बी। क्लियर होता है, काउंट स्टार कर रहे हैं हम। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि इनर क्वेरी यूजेस एट्रीब्यूट ऑफ आउटर क्वेरी। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं असल में क्वेरी कर क्या रही है। मान लेते हैं आर हमारे पास ये है, एस हमारे पास ये है, तो फॉर एवरी आर, आर जो है चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन बी जो है। ठीक है, लेट्स से 60 है, अब इन सबके साथ चेक करेंगे, 60 क्या 50 से बड़ा है, हाँ 10 से बड़ा है, हाँ 60 से तो बराबर है, काट दो। 40 से बड़ा है, हाँ 30 से बड़ा है, हाँ तो कितने से बड़ा, 1 2 3 4, काउंट स्टार मतलब काउंट करना है कितनों से बड़ा है, तो 4 लोगों से बड़ा है ना। तो क्या 4 ग्रेटर देन 2 है, नहीं सॉरी स्मॉलर देन 2 है, स्मॉलर देन क्या है, नहीं तो कि ये हटा दिया हमने, हमें सिर्फ वही चाहिए जो स्मॉलर देन 2 हो। समझ में आया। अब ये क्वेरी क्या है, बार बार चल रही है ना, तो वहाँ ये एक टाइम चल रही थी इनर क्वेरी कंप्यूट ओनली वंस है ना ऊपर वाला, ये बार बार चल रही है। अब यहाँ अगला देखो 40, 40 जो है वो 60 से बड़ा है, नहीं बड़े वाला चेक कर रहे हैं ना, बड़ा है कि नहीं। 40 10 से बड़ा है, हाँ ठीक है, 60 से नहीं बड़ा है, 50 से नहीं बड़ा था, 60 से नहीं बड़ा है, 40 से नहीं बड़ा, 30 से बड़ा था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आया 2, 2 आ गया है ना। तो क्या 2 2 से छोटा है, नहीं, यानी ये भी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऐसे करते देखोगे तुम 30 के साथ देखोगे, तो 30 जो है वो किसी सिर्फ 10 से बड़ा है, 30 जो है इन सब में से 10 से बड़ा है, तो 1 आ गया, तो हाँ 30 विल बी द गुड वन। ठीक है, हमें क्या करना है, 30 को एक बार पकड़ लिया, सिमिलरली 10 को एक बार पकड़ लिया, क्योंकि 10 में क्या है, कोई भी किसी से भी बड़ा नहीं है, तो 0 स्मॉलर देन 2 होता है, ठीक बात है। तो 30 और 10 को पकड़ लिया अब हमने इस पर्टिकुलर कंडीशन से। अब क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, है ना, देख रहे हो फर्स्ट स्टेप है हमारा फ्रॉम आर, आर को आर टेबल पकड़ ली, ठीक है। सेकंड स्टेप है कि कंडीशन चेक कर ली, कंडीशन चेक से हमें मिला कि 30 और 10 जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, स्मॉलर देन 2 वाला। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टार, यानी इसमें से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है फ्रॉम आर, तो 30 और 10 जो है, क्योंकि टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम है ना, तो 30 और 10 वाले कॉलम्स आ जाएंगे। क्लियर होता है, तो देख लो बार बार चलिए। अब देखो एग्जीक्यूशन फ्लो तुम्हें पता चलिए, टॉप बॉटम टॉप होगा फ्रॉम आर, और सेकंड में बॉटम दैट इज सेकंड, और थर्ड इज वेयर जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वही पर्टिकुलर चीज़ें लेंगे हम। अगला इफ कोरिलेशन इन वेयर क्लॉज इनर क्वेरी, देखो वेयर क्लॉज में यूज़ हो रहा है इनर क्वेरी में, तो इफ कोरिलेशन इन वेयर क्लॉज में कोरिलेशन है अगर, तो इनर क्वेरी रिकम्प्यूट फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ आउटर क्वेरी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब विदाउट कोरिलेशन होता है तो एक ही बार कंप्यूट होता है, मगर यहाँ पे क्या बार बार कंप्यूट होगा, रिकम्प्यूट फॉर ईच रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड आउटर क्वेरी के लिए। तो मैं हर रिकॉर्ड को देख रहे हैं, 60 को देखा, 40 को देखा, 30 को देखा, ऐसे करके आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट है दिस फंक्शन यूज फॉर नेस्टेड क्वेरीज। ठीक है, फंक्शन यूज फॉर नेस्टेड, अभी तुम्हें अब समझ में आ गया ना कि विदाउट कोरिलेशन और विद कोरिलेशन क्या होता है। जरा एक एग्जांपल देखो, फिर आता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, मैं सारी चीज़ एम्प्लॉय में से निकालूँ जिसकी सैलरी ज़्यादा है, ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 5 हो, डिपार्टमेंट नंबर 5 के बंदों की सैलरी से ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या पता डिपार्टमेंट नंबर 5 में एक ही बंदा हो, ठीक है, तब तो बच जाएंगे हम। मगर ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट नंबर 5 में बहुत सारे 3 लोग हैं, लेट से एक की सैलरी 60 है, दूसरी की 80 है, तीसरी की 40 है, तो यहाँ पे सेट प्रेजेंट है। ठीक है, नो सिंगल स्केलर वैल्यू, तो ऐसे केस में ये जो ग्रेटर देन वाला है ना, ये एरर देगा। समझ में आया, क्योंकि एक वैल्यू कंपेयर नहीं, मतलब यहाँ पे जब स्केलर वैल्यू है, सिंगल स्केलर वैल्यू है, तो यहाँ पे भी सिंगल एक्सपेक्ट करता है वो, जो कि नहीं प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में यूज होते हैं इन, नॉट इन, एनी, ऑल, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। अब हम ये देखने वाले हैं नेस्टेड क्वेरीज को। ठीक है, तो ये जो पहले 3 है, इन, नॉट इन, ऑल, एनी, बेस्ट सूटेड फॉर नेस्टेड क्वेरी विदाउट कोरिलेशन। तो बिना कोरिलेशन वाले जो क्वेरीज हैं बेस्ट सूटेड ये होते हैं। एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट जो यूज होते हैं वो होते हैं कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में बेस्ट सूटेड होते हैं। ठीक है, मैं मतलब यूज़ हम ज़्यादा करते हैं एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट में का। ठीक है, ऐसे इसका भी यूज़ कर सकते हैं उन क्वेरीज में, अब देखेंगे हम आगे। चलो समझना है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस फॉर नेस्टेड क्वेरीज, आगे बढ़ते हैं, इन फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, यूज़ फॉर मेंबरशिप टेस्ट, क्या मेंबर है या नहीं, नाम से पता चल रहा है कि एक्स इन वाई, क्या एक्स वाई में है, ट्रू इफ एक्स वैल्यू इज मेंबर ऑफ वाई। तो यहाँ पे अगर एक्स मान लो 60 है और वाई में ढूंढो 60 दिख गया, तो उसका मतलब ट्रू होगा क्योंकि मिल गया।
और वाई के अंदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। अब समझ में आ रहा है, ऊपर जो थे ये भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स थे, है ना, तो इसलिए ये कंडीशन जो है इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये इक्वल होता है एनी के, मतलब एक तरह से समझ लो कि एक्स जो हो कुछ भी हो, एनी वन ऑफ द वाई ऐसे हो, ठीक है। तो एक्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू सम या एटलीस्ट वन। मान लो 60 2-3 बार लिखा है, कोई बात नहीं, कम से कम है तो सही 60, है ना। तो किसी ना किसी वैल्यूज़ के बराबर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब इन कैन बी यूज एज इक्वी जॉइन क्वेरीज, इक्वी जॉइन क्वेरी के तरह यूज़ कर सकते हैं कि हमने जैसे प्रोजेक्ट कर दिया ये जहाँ पे आर डॉट ए बराबर है एस डॉट बी के, है ना। देख लेते हैं एग्जाम्पल इक्वी जॉइन की तरह कैसे यूज़ हो रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है आर जिसमें एट्रीब्यूट है ए बी, एस में बी और सी। अब यहाँ पे बी और बी तो बराबर है, तो यहाँ पे तो नेचुरल जॉइन से काम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं ए बी जहाँ पे आर नेचुरल जॉइन एस है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर वेयर आर डॉट बी इन, क्योंकि हम इन देख रहे हैं ना, आर डॉट बी इन सेलेक्ट बी फ्रॉम एस। तो यानी सम वैल्यू मतलब आर डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी एस में, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यूजिंग इन फॉर नेचुरल जॉइन क्वेरीज। अब इक्वी जॉइन असल में ना, इक्वी नेचुरल जॉइन भी एक तरह का इक्वी जॉइन है। इक्वी जॉइन क्वेरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे बराबर, जैसे यहाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, चेक करा जाता है ना। यहाँ पे देखो आर ए है और एस डॉट बी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ए फ्रॉम आर वेयर ए इन। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं जहाँ पे आर डॉट ए बराबर है एस डॉट बी के, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया वही यहाँ पे लिखा है यूजिंग इन फॉर इक्वी जॉइन क्वेरीज, है ना। तो यहाँ सेलेक्ट ए फ्रॉम आर, ए सेलेक्ट कर रहे हैं आर में से, वेयर ए इन, यानी ए की वैल्यू जो है किसी ना किसी बी की वैल्यू के बराबर हो, सम बी वैल्यू, ठीक है। तो बी जो भी हैं एस के अंदर बी जितने भी होंगे, अगर एक भी बराबर निकलता है तो हम वो सेलेक्ट कर देंगे, जितने भी बराबर निकलता है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये है कि अगर मान लो इस फॉर्म में दे रखा है ए बी सी डी, तो यहाँ अगर तुम्हें दोनों को एक साथ कंपेयर करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे आर डॉट ए बराबर है एस डॉट सी के, और साथ में साथ बी आर डॉट बी बराबर है एस डॉट डी के, है ना। तो इस केस में भी इनका यूज़ हो सकता है। ये सबसे खास बात है इनकी, अभी समझ में आएगा जब मैं आगे बताऊंगा कि ये सिर्फ ए नहीं कर पाता है। देखो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए कॉमा बी, ए बी को सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम आर जहाँ पे ए कॉमा बी इन सेलेक्ट सी कॉमा डी फ्रॉम एस। तो देख लो जहाँ पे ए और बी जो हो दोनों की वैल्यू बराबर हो सी और डी के, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग इन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो अब आते हैं एनी एंड ऑल पे, ठीक है। तो प्रिसीडेड बाय ऑपरेटर्स स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सारे हमारे कंडीशनल ऑपरेटर लगता है, ये नॉट होता है एसक्यूएल में। बात कर रखी है वैसे हमने एक्स स्मॉलर देन एनी वाई, तो अब यहाँ पे एनी लगा दिया। ये देख रहे हो पहले हम एनी इन वगैरह कुछ नहीं लगा रहे थे, मतलब ऐसी कंडीशन जो हो रही थी तो हम एनी लगा ही नहीं रहे थे, तभी हमारा एरर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्केलर था, यहाँ पे बहुत सारे थे ना, तो अब एनी लगाने से सॉर्ट आउट हो जाता है। तो एक्स स्मॉलर देन एनी अगर हम बोलेंगे तो ट्रू इफ वैल्यू ऑफ एक्स स्मॉलर देन सम वैल्यू ऑफ वाई सेट, ठीक है। किसी से भी छोटी निकल जाए ना एक्स की वैल्यू, किसी से भी, मान लो यहाँ 100 है और यहाँ 10 है और एक्स की वैल्यू 5 है ना, या मान लो एक्स की वैल्यू जो है 20 है, कम से कम 100 से तो छोटी है ना, तो एक से भी छोटी निकल जाए बात ठीक है। एक्स स्मॉलर देन ऑल, अब यहाँ पे ऑल के चक्कर में क्या एवरी आता है, मतलब सबसे छोटी होनी चाहिए एज नेम डिपेक्ट, ठीक है। तो ट्रू इफ एक्स वैल्यू स्मॉलर देन एवरी वैल्यू ऑफ वाई। एनी फंक्शन कैन बी यूज फॉर कंडीशनल जॉइन क्वेरीज, एनी फंक्शन हम कंडीशनल जॉइन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें आर दे रखा है जिसके अंदर ए एट्रीब्यूट है, इसके अंदर बी एट्रीब्यूट है, हमें निकालना है ए की वैल्यूज आर में से दैट आर लेस देन सम बी वैल्यूज। अब देखो सम बोल दिया, हाँ तो इसका मतलब क्या यूज़ करना है, एनी यूज़ करने वाले हैं ना, कि इनमें से एक कोई भी हो सकता है सम वैल्यूज ऑफ एस। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आर डॉट ए स्मॉलर देन एस डॉट बी, है ना, तो किसी भी वैल्यू से जब भी सम आता है हम ऐसे करते हैं ना। तो ये चीज़ हमने कहाँ बताई है, रिलेशनल अलजेब्रा में। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, डिस्टिंक्ट क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेक्शन जो बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट करता है, पिछले वाले में भी मैंने बताया था, फॉर आर वेयर आर डॉट ए स्मॉलर देन एनी, किसी से भी कम निकल जाए, सेलेक्ट बी फ्रॉम एस, तो किसी भी बी की वैल्यू से कम निकल जाए, यही बोल रहे हैं ना, सम बी वैल्यू ऑफ एस। या इसको हम सिंपल भाषा में बोलें, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आर डॉट ए फ्रॉम आर कॉमा एस वेयर आर डॉट ए स्मॉलर देन एस डॉट बी। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट एक तरह से कर दिया, ये जॉइन नहीं लगाया हमने फिलहाल, बस इस तरह से देखो कि आर डॉट ए स्मॉलर देन एस डॉट बी है वो कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी, ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है बी की, अगर उससे छोटा निकल रहा है तो ठीक है उसको सेलेक्ट कर लो। ऑल का एग्जांपल देख लेते हैं, रिलेशन सेम दे रखा है, ठीक है, दो रिलेशन दे रखे हैं आर और एस, टू रिट्रीव ए वैल्यू ऑफ आर दोज आर लेस देन एवरी बी वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। एवरी अगर आ गया तो हम क्या करते हैं, जब बोले ए की वैल्यू एवरी बी वैल्यू से कम होनी चाहिए तो ऑल बी वैल्यू माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सम बी वैल्यूज। ये एवरी के केस में को हम सम बनाया करते हैं, ये हमने रिलेशनल अलजेब्रास की जो लेक्चर्स हैं, तुम शुरू में देखोगे जब मैंने रिलेशनल अलजेब्रा कवर कराया तो उसमें बड़े अच्छे से बताया, तुम्हें नहीं कराया या भूल गए हो तो जाके देख लो, क्योंकि आगे जाके कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे आरे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी एवरी कंडीशन आती है हम क्या करते हैं, ऑल ए वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसी ए वैल्यूज़ जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू सम बी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में तुम क्या करते हैं, इस तरह से हम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट बी करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो ए सेटिस्फाई होते हैं उनको हटा देंगे क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं, ठीक है।
तो इस केस में यहाँ पे सिंपल रहता है, ऑल का यूज़ करना यहाँ पे बेस्ट रहता है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर वेयर आर डॉट ए। देखो जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है लेस देन एवरी बी, लेस देन एवरी बी, एवरी मतलब ऑल, इस तरह से सेलेक्ट बी फ्रॉम एस। ठीक है, तो यहाँ पे एसक्यूएल में सिंपल हो जाता है यूजिंग ऑल। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट टू नोट है जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, इनमें किस तरह से कर सकते हैं, एक्स इन वाई, है ना। अब तुमने एनी पढ़ लिया है तो ये बराबर होता है एनी के, इक्वल टू एनी के। मतलब अगर तुम एक्स इन वाई बोलोगे या फिर बोलोगे एक्स इक्वल टू एनी वाई, बात एक ही होगी। ठीक है, तो इक्वल टू एनी इक्वल्स टू इन, और एक्स नॉट इन ये होता है नॉट ऑल के बराबर। समझ में, मतलब तुम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो कि नॉट ऑल, नॉट इन मतलब इनमें से नहीं है ना, तो इनमें से नहीं है तो सब चेक होंगे ना, तो एक तरह से ऑल आ जाएगा, नॉट ऑल इक्वल टू नॉट इन। ठीक है, एक तरह से नॉट होता है। समझ में, एक और चीज़ है कि हमारे पास दो रिलेशन दे रखे हैं, अगर आर डॉट ए ग्रेटर देन एस डॉट बी, वो इक्वी जॉइन वाली कंडीशन है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर, ए निकालना है आर में से, जहाँ पे ए इन सेलेक्ट बी फ्रॉम एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो इक्वल टू एनी के बराबर है ये। मैंने बताया कि इनको हम इक्वल टू एनी लिख सकते हैं, है ना। तो बोलोगे हाँ यही तो बताया, मगर अगर इस फॉर्म में है ना, जो मैंने बोला था इनकी खासियत है कि ये टपल फॉर्म में भी ले सकता है। तो ए बी जो है वो दोनों को एक साथ अगर चेक कर रहे हैं, तो ए कॉमा बी इन सेलेक्ट सी कॉमा डी फ्रॉम एस, तो इस केस में कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी होगा। ठीक है, कंडीशन बदल जाएगी, इक्वल टू एनी नहीं कर सकते, इन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एग्जिस्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट यूज फॉर टू टेस्ट रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी एम्प्टी और नॉट एम्प्टी। मतलब एग्जिस्ट मतलब मौजूद होता है ना, मौजूद है या नहीं। एग्जिस्ट इनर क्वेरी में ट्रू इफ रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज नॉट एम्प्टी। समझना, एग्जिस्ट अगर तुम्हारे इनर क्वेरी का रिजल्ट कुछ ना कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है ना। तो इफ रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी एटलीस्ट वन टपल हो या सम एनी, कितने भी टपल हो सकते हैं, कम से कम एक तो होना चाहिए, मतलब रिजल्ट एग्जिस्ट करे। कंडीशनल जॉइन, एग्जिस्ट ऑल्सो यूज फॉर कंडीशनल जॉइन, बता दिया क्वेरीज। ठीक है, अब देखो कैसे, इस चीज़ पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, अगेन बोलूँगा मैं, रिलेशनल अलजेब्रा में हमने कवर कर लिया है। तो अगर इसमें डाउट है तुम्हें, हम ये चीज़ फोकस में है अभी एसक्यूएल में, ये चीज़ में डाउट है तो एक बार रिलेशनल अलजेब्रा दोबारा देख लेना। तो जब भी सम आते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ बोले सम एम्प्लॉय सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 5 लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, तो लेस देन सैलरी लेस देन एस कर दिया, ये एस क्या है, डिपार्टमेंट 5 के लोग निकाले और उनको रीनेम कर दिया फॉर कंपैरिजन। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे इस तरह से कंडीशन में क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी हमने सेलेक्ट कर दी, है ना। वैसे तरीका है, फ्रॉम शुरुआत यहाँ से होगी, फ्रॉम एम्प्लॉय T1, इसको हमने टेम्परेरी 1 बना दिया। हाँ, वेयर एग्जिस्ट, अब ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। अब क्या चीज़ है ये कंडीशन है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय T2 वेयर T2 का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है 5 के, क्वेश्चन क्या रखा है, और साथ में और मतलब एंड T1 डॉट सैलरी स्मॉल देन T2 डॉट सैलरी, है ना, वो सैलरी लेस देन सम एम्प्लॉय सैलरी और डिपार्टमेंट 5। ये T1 ही हम निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, है ना, तो इसकी सैलरी कम है ना, वही हमें निकालना है। तो एक चीज़ ये डब्बे में जो है ये कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा, अगर इसका तो ठीक बात है, एग्जिस्ट करेगा, है ना, फिर वेयर चल जाएगा। ठीक है, और नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देखो एग्जांपल के लिए देख लो कि मैंने एम्प्लॉय T1 बनाया, एक्जैक्टली T2 भी वही होगा, है ना। बस कंडीशन यहाँ पे होगी जब इनर क्वेरी फर्स्ट है फ्रॉम एम्प्लॉय T1, ठीक है, T1 में से कुछ ना कुछ करना है। सेकंड में आ गया हम ये चीज़, अब ये चीज़ देखो, जहाँ पे T2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर 5 हो, यानी डिपार्टमेंट नंबर 4 वाले हटा देता हूँ, हटा दिए, 4 वाले ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ 5 पे ध्यान, मतलब यहाँ 4 दे रखा है, कुछ भी हो सकता है डिपार्टमेंट, हमें सिर्फ 5 पे ध्यान देना है, जहाँ पे T1 की सैलरी कम है T2 की सैलरी से। तो यहाँ 5 में देखो 20 और 40 है, 20 और 40 है, तो 10 जो है क्या कम है, हाँ दोनों से ही कम है, 20 से तो कम नहीं है मगर 40 से कम है ना, चलेगा, ध्यान रखना। सम एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, अगर एक की सैलरी से भी कम है चलेगा, तो 20 और या तो 20 से कम हो या 40 से कम हो, मान लेते 40 से कम है ना, तो देखो 10 40 से कम है चलेगा, 20 40 से कम है चलेगा, 30 40 से कम है चलेगा, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, और उस जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें हम एम्प्लॉय आईडी पकड़ लेंगे, दैट इज E1 E2 E3, क्योंकि T1 में से हम एम्प्लॉय आईडी पकड़ रहे हैं। नोट एग्जिस्ट जो होता है वो सम के लिए यूज़ होता है, नॉट एग्जिस्ट एवरी के लिए यूज़ होता है, ये हम देखने वाले हैं आगे। तो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखने वाले हैं, रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी वो सैलरी लेस देन एवरी, जब भी एवरी आता है हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को माइनस कर देते हैं सम लगा के, है ना। तो अब यहाँ पे एवरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 5 के लोग पकड़े, रीनेम कर दिया, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, यानी अब ये सम वाली कंडीशन लग गई, है ना। जब भी हम लेस देन निकालना चाहते हैं तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू एस कर देते हैं और उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं कि लेस देन आ जाता है, ये हम रिलेशनल अलजेब्रा में करा करते हैं। एसक्यूएल कोरिलेटेड क्वेरी देखो किस तरह से होगी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय T1, ठीक है, एम्प्लॉय T1 बना दिया टेम्परेरी, वेयर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अभी समझाते हैं क्यों आ रहा है नॉट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में हमने क्या करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय T2 में से, जहाँ पे T2 का डिपार्टमेंट नंबर 5 हो और T1 की सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू T2 हो। अब ये जो कंडीशन है ये हमें क्या बताती है कि T1 की एम्प्लॉय आईडी जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू सम एम्प्लॉय हो, है ना, यही बता रहे हैं, T1 डॉट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू T2 डॉट सैलरी, तो जिसकी सैलरी किसी भी एम्प्लॉय से ज़्यादा हो, जैसे हमने पिछले केस में देखा
और डिपार्टमेंट 5 भी होना चाहिए, है ना। तो एंड लगा रखा है, वो दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे नॉट लगा दिया, यानी अगर एग्जिस्ट होता है ट्रू, अगर ये नॉट ट्रू, यानी अगर किसी की एम्प्लॉय ऐसा केस अगर सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसका मतलब वो एवरी एम्प्लॉय में से तो नहीं आता, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो नॉट लगाने का मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एग्जिस्ट ना करे, वो कौन सा केस है, T1 का एम्प्लॉय आईडी जिसकी सैलरी स्मॉलर देन टी ग्रेटर देन इक्वल टू, या स्मॉलर देन हो जाएगा, सम टाइम एवरी हो जाएगा, एवरी एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट 5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि आर ए एस बी, ये हमें दो दे रखे हैं, रिट्रीव ए वैल्यू ऑफ आर विच आर मोर देन सम बी वैल्यूज ऑफ एस, है ना। तो आर ए रिलेशनल आर में ए एट्रीब्यूट जो है ज़्यादा है सम बी वैल्यूज ऑफ एस, तो ठीक है, सम आ गया तो ये तो ईजी। अब इसमें हम तीनों तरह का जुगाड़ देखने वाले हैं, तीन तरह की क्वेरी। पहला हम यूज़ करते हैं जॉइन क्वेरी का, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आर ए, ठीक है, डिस्टिंक्ट आर ए फ्रॉम आर कॉमा एस, जहाँ पे आर डॉट ए ग्रेटर देन एस डॉट बी, एक्जैक्टली यही बोल रहा है, मोर देन सम बी वैल्यूज, तो ये हो गया, ये हमारी जॉइन क्वेरी है, ठीक है। हाँ, तो मैं सही कह रहा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर और एस टेबल को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और जो फाइनली बन के आएगी टेबल एम क्रॉस एन की, है ना। ये जॉइन कंडीशन तुम्हें बताई रखी है वैसे भी। नेक्स्टेड क्वेरी में क्या होता है, सेलेक्ट आर डॉट ए फ्रॉम आर वेयर आर डॉट ए ग्रेटर देन एनी, बताया ना कि एनी यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे एक सिंगल स्केलर एट्रीब्यूट है और यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, तो किसी से भी ज़्यादा निकले कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, सम की बात हो रही है वैसे भी। तीसरा तरीका है कोरिलेशन का, नेस्टेड क्वेरी विदाउट कोरिलेशन देख लिया, अब नेस्टेड क्वेरी विद कोरिलेशन देखते हैं। तो कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी जो है, अब यहाँ सेलेक्ट आर फ्रॉम ए, मतलब हम ए एट्रीब्यूट निकाल रहे हैं आर से, अब ये आर जो है अंदर भी यूज़ हो रहा है, इसलिए हमारा कोरिलेशन है, बताया मैंने। जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस वेयर आर डॉट ए ग्रेटर देन एस डॉट बी, है ना। तो जब यहाँ पे ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि ए की वैल्यू ज़्यादा है, वही हमें पकड़ लेना है, एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन ट्रू है। समझ में आया। एक बार हमने सम देख लिया, अब एवरी भी देख लेते हैं जिससे कि क्लियर रहे। तो आर एस दे रखा है, रिट्रीव ए वैल्यू ऑफ आर विच आर मोर देन एवरी बी वैल्यू ऑफ एस। अब मोर देन तो ठीक है, एवरी बोल दिया यानी माइनस करके सम वैल्यूज कर देते हैं, ठीक है। यानी लेस, यहाँ पे मोर देन बोला है तो लेस देन इक्वल टू ए वैल्यू, लेस देन इक्वल टू सम बी वैल्यूज, तो उसको हम हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें मोर देन मिल जाएगा, लेस देन हटा देंगे तो मोर देन मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे एवरी के लिए हमें सम करना पड़ता है ना, बता रखा है। जॉइन क्वेरी देखो, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर, जॉइन क्वेरी जो बोला जा रहा है वही, जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ लिख रहा है, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर एक्सेप्ट सेलेक्ट ए फ्रॉम आर कॉमा एस वेयर ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, जो दिख रहा है वही लिख रहा है, ठीक है। नेस्टेड क्वेरी विदाउट कोरिलेशन, इसमें क्या है कि सेलेक्ट ए फ्रॉम आर वेयर ए ग्रेटर देन, देखो ऑल का कितना मजेदार काम है ना, यहाँ पे तो देखो कितना लफड़ा लग रहा है, मुझे बोल रहे हैं मोर देन एवरी बी, एवरी मतलब ऑल बी, ए की वैल्यू सारी बी की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, जो बोल रहा है वो लिख रहा है ना, जो दिख रहा है वो लिख रहा है, जो बोल रहा है वो लिख रहा है, ये मैंने अभी भी बनाया। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर वेयर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट थोड़ा बहुत हिंट तुम्हें मैंने पहले भी दे दी थी कि नॉट एग्जिस्ट कहाँ यूज़ करते हैं एवरी के केस में, है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस वेयर आर डॉट ए स्मॉलर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू था ना, था तो ग्रेटर मोर देन, मगर हमने लेस देन ले लिया, तो देखो ए लेस देन इक्वल टू सम बी का नॉट एग्जिस्ट मतलब नेगेशन कर देंगे तो ए ग्रेटर देन एवरी भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, दिमाग में रखना, ये हर बार काम आएगा। अगला देखो, रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी वो गेट मिनिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी मतलब या तो सबसे कम हो या किसी ना किसी के बराबर, वैसे भी हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉय 10,000 ही कमाते हो, है ना, तो वो सबसे कम भी है मगर बराबर भी चलेगा, कम होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि मिनिमम सैलरी बोल रहे हैं तो एवरी आने कहीं ना, यहाँ लिखा नहीं है एवरी मगर ऑब्वियस है ना, तो हम सैलरी जिसकी ज़्यादा है किसी ना किसी से, तो वो तो इस कंडीशन में आएगा नहीं, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बच गए उसकी एम्प्लॉय आईडी निकाल देंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे सैलरी स्मॉलर देन इक्वल टू, जिसकी सैलरी कम हो या बराबर हो, एवरी यानी ऑल सेलेक्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, है ना, किसी से भी कम है या बराबर है चलेगा, ठीक है। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी में क्या है, नॉट एग्जिस्ट आ जाता है, और ये जो कंडीशन है उल्टा हो जाता है, कम है या बराबर को क्या कर देते हैं, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला नॉट एग्जिस्ट करेगा तभी कम एंड बराबर आएंगे, है ना, बता दिया है। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय T1 टेम्परेरी टेबल, जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, वे आर नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय T2, जहाँ पे T1 की सैलरी ग्रेटर देन T2 की सैलरी। अब ग्रेटर देन T2 की सैलरी यानी T1 की सैलरी किसी ना किसी T2 की सैलरी से ज़्यादा है, अब नॉट लगा दिया, यानी T1 की सैलरी स्मॉलर देन इक्वल टू एवरी T2 सैलरी, यही तो हम निकालना चाह रहे थे। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो नॉट की वजह से फॉल्स हो जाएगा, है ना। लास्ट देख लेते हैं, खत्म है बस, लास्ट एग्जाम्पल है, मज़ेदार एग्जाम्पल है। पिछला वाला याद है ना, जो मैंने अभी बताया उसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, रिट्रीव एम्प्लॉय आईडी वूज गेट मिनिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब याद है तुम्हें पिछला वाला जो था, मैं दिखाई देता हूँ, इसको एक बार दिमाग में रखो, ये जो मैंने बनाई तीनों क्वेरीज, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, दिमाग में रखो, जो मैंने बताया उसको ध्यान रखो कि रिलेशनल में ऐसे, अलजेब्रा में ऐसे बनता है, कोरिलेशन नेस्टेड में ऐसे बनता है। यहाँ से मिनिमम सैलरी था, वहाँ पे डिपार्टमेंट और ऐड हो रहा है ना, तो डिपार्टमेंट की कंडीशन भी लगा देंगे कि जहाँ पे डिपार्टमेंट T1 का बराबर है डिपार्टमेंट T2 के, ठीक है। तो ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, तुम्हें बस नया बताने के लिए मैंने पिछले वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, जहाँ पे फॉर ईच डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट सेम होने चाहिए, तो पहली बात तो सैलरी ग्रेटर देन ऐसे है, ये तो पहले भी था। यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर जो डी के बराबर है यानी डिपार्टमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमें मिनिमम सैलरी निकालनी है
है ना, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी सैलरी, स्मॉलर देन इक्वल टू एवरी सैलरी निकालनी है तो हम ग्रेटर वाली कंडीशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यूजिंग ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन, ये चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं मतलब कि इस क्वेश्चन में तुम्हें करके बताया है, बाकी प्रीवियस वाला तो एक्जैक्टली हम डिपार्टमेंट कंडीशन को ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप बाय कंडीशन का मैंने बताया हुआ है, ग्रुप बाय कब यूज़ होता है, ठीक है। ग्रुपिंग डन यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि यहाँ कह रहे हमें फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का, तो ग्रुपिंग तो चलो डिपार्टमेंट नंबर से होगी, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, और चाहिए हमें एम्प्लॉय आईडी, ग्रुपिंग ईच डिपार्टमेंट यानी हर डिपार्टमेंट में से, है ना। तो ग्रुप हम डिपार्टमेंट वाइज करने वाले हैं और रिक्वायरमेंट हमारी एम्प्लॉय आईडी की, यानी इट कैन नॉट बी डन इन सिंगल क्वेरी, एक क्वेरी में तो नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, नेस्टेड क्वेरी बनाएंगे डेफिनेटली। तो एग्रीगेशन मतलब मैंने बताया था क्या होता है कि जैसे मैक्सिमम मिनिमम लेते हैं ना, तो वाई टेम्प क्रिएटेड, अब ये टेम्प क्रिएट कर दी हमने, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एम्प्लॉय टेबल है, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं टेम्प के साथ, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब ये टेम्परेरी जो है नॉर्मली टेबल नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट नंबर लिखा गया है, यानी डिपार्टमेंट नंबर 3 में सबसे कम सैलरी 40 है, डिपार्टमेंट नंबर 4 में सबसे कम सैलरी 30 है, वो चीज़ हमने मिनिमम सैलरी हमने अलग से टेबल में बना दिया, क्लियर। तो क्यों कर रहे हैं हम टेम्प टेबल का यूज़, क्योंकि हमें सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, ग्रुप करना है हमें डिपार्टमेंट नंबर से, तो ऐसा नॉट पॉसिबल, बताया हुआ है, जो ग्रुप बाय होगा वही सेलेक्ट में होगा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि डिपार्टमेंट नंबर से ग्रुप बाय करा, सेलेक्ट भी ग्रुप बाय करा, साथ में हमने एम सेल भी लगा लिया, है ना। तो ही कैन डू दिस, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एग्रीगेट्स अलाउड है, मैंने बताया ग्रुप बाय वाला एक बार वीडियो याद होगा तुम्हें, तो उसमें बताया हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, है ना। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इससे फ़ायदा क्या है, सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कॉमा ब्रैकेट में हमने एक टेम्प नाम का टेबल बना दिया, यानी एम्प्लॉय कॉमा टेम्प, यानी इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। अभी टेम्प के अंदर है क्या वो देखते हैं, अगर वेयर कंडीशन देख लो, जिसका डिपार्टमेंट नंबर बराबर है और साथ में सैलरी एम सेल है। मैंने बताया था एम सेल क्यों लेते हैं, क्योंकि इसी को रखेंगे तो कहीं एग्रीगेट ना मान ले इसको, है ना। समझ में आया? ये देखो वीडियोज़ रिलेट होती हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, तो वही है, चैप्टर रिलेट होते हैं, ध्यान रखना, ये बताया हुआ है मैंने। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर और मिनिमम सैलरी को एम सेल नाम दे दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर और एम सेल तो मैंने ले लिए ग्रुप बाय के लिए, मैंने बताया, मैंने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर सेम है तो एग्रीगेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बनेगा वो इस टेबल को बना देगा टेम्प को। अब यहाँ पे इस टेम्प को हम कंपेयर करने वाले डिपार्टमेंट नंबर जिसके बराबर हो और सैलरी जो हो, जो एम सेल के बराबर हो, वही हमें चाहिए। अल्टीमेटली हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए थी उन एम्प्लॉयज़ की जिसकी एम सेल के बराबर सैलरी हो, तो कौन सी एम्प्लॉय आईडी जाएगी, E1 आ जाएगी क्योंकि 40 सबसे कम है, और E4 आ जाएगी 30 सबसे कम है, बस, ठीक है सर।